एक गुप्त एजेंट न्यूयॉर्क की एक सार्वजनिक इमारत में बम को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है। तभी एक हथियारबंद हमलावर उस पर हमला कर देता है। गंभीर रूप से जलने के बावजूद वह लगभग बम को निष्क्रिय करने में सफल हो जाता है। हमलावर उसकी अटैची पर नजर डालता है, लेकिन अंततः उसे छोड़कर चला जाता है। बाद में एजेंट एक अस्पताल में होश में आता है। उसका चेहरा और हाथ पट्टियों में लिपटे होते हैं। वह एक एजेंट है जो एक संगठन के लिए काम करता है, जिसका उद्देश्य एक कुख्यात आतंकवादी पिजल बॉम्बर को रोकना है। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे सूचित करते हैं कि सेवानिवृत्ति से पहले यह उसका अंतिम मिशन होगा। हालिया हमला केवल एक प्रस्तावना थी। फिजल बॉम्बर की असली योजना न्यूयॉर्क को तबाह करने की है, जिससे 10 शहर ब्लॉक नष्ट हो जाएंगे। हालांकि बॉम्बर लगातार हमले के समय में बदलाव कर रहा है, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच उसका डॉक्टर उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करता है, लेकिन चोटों के कारण उसका चेहरा और आवाज बदल चुके होंगे। इस बदलाव के साथ उसे प्रारंभिक मनोविकृति और अवसाद का भी निदान किया जाता है। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे अंतिम मिशन पर भेजा जाता है। दृश्य बदलता है। अब वह 6 नवंबर 1970 को एक बारटेंडर के रूप में काम कर रहा है। एक आदमी बार में प्रवेश करता है और व्हिस्की ऑर्डर करता है। बातचीत के दौरान वह व्यक्ति बताता है कि वह द अनमैरिड मदर उपनाम से स्वीकारोक्ति कहानियां लिखता है। बारटेंडर जवाब देता है कि वह उसके काम से परिचित है। जिज्ञासावश बारटेंडर उसकी गहरी स्त्री मानसिकता की समझ पर आश्चर्य व्यक्त करता है और पूछता है कि उसने यह कैसे हासिल की। क्या उसकी बहनें हैं या वह शादीशुदा है? वह व्यक्ति जवाब देता है कि यदि वह सच बताए तो बारटेंडर उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह शर्त लगाता है कि उसकी कहानी अब तक सुनी गई सबसे बेहतरीन होगी। जिज्ञासावश बारटेंडर सहमत हो जाता है और वह व्यक्ति अपनी कहानी शुरू करता है। वह एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कभी एक छोटी लड़की हुआ करता था। बारटेंडर यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है और व्यक्ति अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। 13 सितंबर 1945 एक शिशु के रूप में उसे एक अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। उसके जन्म और परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह स्वस्थ है। उसे जेन नाम दिया जाता है। वह शायद ही कभी बीमार पड़ती थी, इसलिए उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वह हमेशा यह सोचती रही कि उसके माता पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया। वह अपने अंदर एक अजीब सा अंतर महसूस करती थी, जिससे उसे यौन पहचान को लेकर भ्रम होने लगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके भविष्य के बच्चे को वह स्थिरता मिले जो उसे नहीं मिली, उसने संकल्प लिया कि उसके बच्चे के पास एक माँ और एक पिता दोनों होंगे। उसने खुद को लड़ाई करना सिखाया और इतनी मजबूत बन गई कि वह लड़कों से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। अकादमिक रूप से भी वह अव्वल रही। हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर बनी रही। जैसे जैसे जेन बड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि वह कभी शादी नहीं करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसे कभी गोद नहीं लिया गया था। उसने शीशों से दूर रहना शुरू कर दिया और अपनी कोई तस्वीर नहीं रखी। एक दिन मिस्टर रॉबर्टसन नाम का एक व्यक्ति अनाथालय में आया। उसने दावा किया कि वह एक ऐसे संगठन के लिए काम करता है जो युवा महिलाओं को सरकारी सेवा के लिए प्रशिक्षित करता है। उसने जेन को स्पेस कॉर्प में शामिल होने का मौका दिया, जो एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम था और एक उज्जवल भविष्य का वादा करता था। सरकारी अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महीनों तक पुरुषों को बिना किसी मानसिक राहत के अंतरिक्ष में भेजना अव्यावहारिक था। इसलिए उन्होंने ऐसी युवतियों की तलाश की जिन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा सके। जेन का साक्षात्कार पुरुषों के एक पैनल के सामने हुआ, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान वह गर्भवती न हो। भर्ती किए गए उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी सेवा समाप्ति तक विवाह कर लेंगे। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई और इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उसे कॉन्टैक्ट लेंस दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान कठोर सहन शक्ति परीक्षण किए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार अंतरिक्ष यात्रा के लिए पूरी तरह फिट हैं। कई महीनों तक विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से उनकी हर संभव क्षमता का आकलन किया गया। इसी दौरान जेन की एक अन्य लड़की से लड़ाई हो गई। इसके बाद संगठन के डॉक्टर ने उसकी विस्तृत जांच की और निष्कर्ष निकाला कि यह घटना उसे कार्यक्रम से अयोग्य घोषित कर देगी। कुछ समय बाद मिस्टर रॉबर्टसन उससे मिलने आए और उसे आश्वस्त किया कि वह बोर्ड से अपील करेंगे ताकि उसे फिर से भर्ती किया जा सके। अब अपने जीवन यापन के लिए जेन एक माँ की सहायक के रूप में काम करने लगी। इस दौरान उसे स्वीकारोक्ति कहानियों कन्फेशन स्टोरीज के बारे में पता चला और वह इन कहानियों से मोहित हो गई। वह दिन में काम करती और रात में स्कूल जाती। एक दिन गलती से वह एक आदमी से टकरा गई। एक अमीर
आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति। उसने जेन से कहा कि वह उसकी देखभाल करेगा और जेन धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगी। इस बीच वर्तमान समय में एक समाचार प्रसारण दिखाता है कि पुलिस फिजल बॉम्बर द्वारा योजनाबद्ध एक बड़े पैमाने पर हमले को रोकने के लिए तैयार हो रही है। वह अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। वह उस आदमी से गहरा प्यार कर बैठी थी। एक रात उसने उससे कहा कि कुछ देर इंतजार करे और चला गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। दिल टूटने के बाद उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की जब तक कि मिस्टर रॉबर्टसन दोबारा नहीं लौटे। इस बार उन्होंने सच उजागर किया। उनके संगठन का असली उद्देश्य कभी अंतरिक्ष यात्रा नहीं था। स्पेस कॉर्प सिर्फ एक बहाना था, एक भर्ती एजेंसी जिसका लक्ष्य ऐसे लोगों को भर्ती करना था जिनका कोई परिवार, कोई अतीत और कोई भविष्य न हो। लेकिन जेन पहले ही उस रहस्यमयी आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी और इसके बाद उसने रॉबर्टसन को कभी नहीं देखा। प्रसव के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर ने एक चौंकाने वाली सच्चाई भी उजागर की। उसकी आंतरिक शारीरिक रचना आम लोगों से अलग थी। उसके पास पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंग थे। हालांकि उसके महिला अंग बच्चे को जन्म देने के लिए विकसित हो चुके थे, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों को उसकी अंडाशय और गर्भाशय निकालने पड़े। आगे की सर्जरी आवश्यक थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे सूचित किया कि अब वह पूरी तरह से एक पुरुष में बदल जाएगी। इस भाग्य को स्वीकार करते हुए उसने अपनी बेटी का नाम जेन रखा, यह जानते हुए कि जल्द ही उसे अपना नाम भी बदलना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद उसकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को खोज नहीं पाई। 11 महीने और 3 बड़ी सर्जरियों के बाद वह पूरी तरह से एक पुरुष बन चुका था। वर्तमान में वह अपनी कहानी समाप्त करते हुए बारटेंडर से कहता है कि डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह अब एक पूर्ण रूप से सक्षम पुरुष है, लेकिन वह अब न तो एक महिला है और न ही उसे पता है कि एक पुरुष कैसे बना जाए। अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के संकल्प के साथ वह दोबारा स्पेस कॉर्पोरेशन में भर्ती होने की कोशिश करता है, इस बार एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में, लेकिन उसे प्रशिक्षण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अपनी नई हकीकत को अपनाते हुए वह अपना नाम बदलता है और न्यूयॉर्क चला जाता है, जहां उसे एक फ्राई कुक की नौकरी मिलती है। एक नया रास्ता तलाशते हुए वह एक टाइपराइटर खरीदता है और सार्वजनिक स्टेनोग्राफर के रूप में काम करने लगता है। जल्द ही उसे कन्फेशन मैगजीन का पता चलता है, जिन्हें वह जुनूनी रूप से पढ़ता है। आखिरकार वह अपना छद्म नाम गढ़ता है, द अनमैरिड मदर। यही वह तरीका था जिससे उसने स्त्री मनोविज्ञान को समझा, एकमात्र ऐसी कहानी को जीकर जिसे उसने कभी बेचा नहीं। वह पूछता है कि क्या उसने शराब की बोतल जीत ली है और बारटेंडर सिर हिलाते हुए उसे सौंप देता है। फिर बारटेंडर झुककर उससे पूछता है कि अगर वह उसे उस आदमी के सामने खड़ा कर दे जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसे हत्या करके बच निकलने की गारंटी दे, तो क्या वह उसे मारेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जवाब देता है कि वह उसे एक झटके में मार देगा। बारटेंडर दावा करता है कि उसे उस आदमी का ठिकाना पता है और एक नाम उजागर करता है, बेथ फेदरिज, वह देखभाल करता जिसने कभी अनाथालय में जेन की देखभाल की थी। फिर वह इंगित करता है कि जॉन ने उसे अपना पुराना नाम जेन बताया था, लेकिन अपना वर्तमान नाम नहीं बताया। फिर भी बारटेंडर पहले से ही उसे जानता है। जॉन उस आदमी की लोकेशन जानने की मांग करता है, लेकिन बारटेंडर एक शर्त रखता है। इससे पहले कि वह उसके ठिकाने का खुलासा करे, उसे जॉन से एक काम करवाना होगा। बदले में वह उसे आदमी सौंप देगा, जिससे जॉन को अपने फैसले की पूरी आजादी मिलेगी। एक बार जॉन काम पूरा कर ले तो उसे बारटेंडर की नौकरी आजमाने का मौका मिलेगा, और अगर उसे यह पसंद नहीं आए तो वह किसी भी समय इसे छोड़ सकता है। जिज्ञासु होकर जॉन पूछता है कि यह नौकरी क्या है, लेकिन बारटेंडर टाल मटोल करता है और कहता है कि रॉबर्टसन इसे बेहतर ढंग से समझा सकता है। इसके बाद बारटेंडर अपना केस निकालता है, वही केस जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, और खुलासा करता है कि यह एक टाइम मशीन है। इसे सक्रिय करते हुए वह जॉन को अतीत में ले जाता है और वे 3 अप्रैल 1963 में पहुंचते हैं। बारटेंडर उसे समझाता है कि रॉबर्टसन टेम्पोरल ब्यूरो के लिए काम करता है और वर्तमान में 1985 में तैनात है। वह एक एजेंट है जिसका काम अपराधों को उनके होने से पहले रोकना है। जिज्ञासावश जॉन समय यात्रा की सीमाओं के बारे में पूछता है। बारटेंडर समझाता है कि वे 0.1981 जब समय यात्रा का आविष्कार हुआ से 53 साल आगे या पीछे जा सकते हैं। अपने जीवन को बर्बाद करने वाले व्यक्ति का सामना करने
करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जॉन उसी स्थान पर जाता है जहां जेन ने कभी उस रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात की थी, पूरी तरह तैयार होकर उसे मारने के लिए। हालांकि अपने लक्ष्य को खोजने के बजाय वह अनायास ही जेन से टकरा जाता है। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, ये ठीक उसी तरह होती है जैसे जेन और उस रहस्यमय व्यक्ति के बीच पहले हुई थी। आखिरकार यह रहस्य उजागर होता है कि जॉन ही वह व्यक्ति था जिससे जेन मिली थी। दूर से बारटेंडर यह सब देखता है क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। जॉन को वहीं छोड़कर वह 1967 में फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए यात्रा करता है। वहां पहुंचकर वह एक संदिग्ध व्यक्ति को देखता है और उस पर गोली चला देता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन बॉम्बर हावी हो जाता है और बच निकलता है। कुछ ही क्षणों बाद बारटेंडर दूर से गोलियों की आवाज सुनता है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक जलते हुए व्यक्ति को देखने के लिए समय पर पहुंचता है। वही व्यक्ति जिसे फिल्म की शुरुआत में आग की लपटों में घिरा दिखाया गया था। यह समझते हुए कि वह जलता हुआ व्यक्ति वही है, वह उसे केस सौंप देता है और वहां से चला जाता है। जलता हुआ व्यक्ति केस का उपयोग करके 1992 में यात्रा करता है, जबकि बारटेंडर 1964 में कूदता है। दूसरी ओर जॉन और जेन कॉफी पीते हुए अपनी बातचीत जारी रखते हैं। इस बीच रॉबर्टसन बारटेंडर से मिलता है और उसे अवैध समय यात्रा करने के लिए लताड़ता है, जो एक गंभीर अपराध है और इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें मनोविकृति, साइकोसिस और पागलपन, डिमेंशिया भी शामिल हैं। बारटेंडर इन जोखिमों को पूरी तरह से समझते हुए अपने भाग्य को स्वीकार करता है। रॉबर्टसन कहता है कि ब्यूरो की सीमाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसने हमेशा यह माना है कि इन सीमाओं के बिना वे और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वह बारटेंडर से कहता है कि वह दुनिया के लिए एक उपहार है, जिसे एक प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के माध्यम से बनाया गया है। फिर यह रहस्य उजागर होता है कि जेन, जॉन, वह रहस्यमय व्यक्ति और बारटेंडर, ये सभी एक ही व्यक्ति हैं। उसने खुद को गर्भवती किया, अपनी ही जन्म प्रक्रिया को सुनिश्चित किया और इस तरह वह स्वयं का पिता, माता और पुत्र बन गया। फिल्म की शुरुआत में लगी चोटों के कारण उसका चेहरा और आवाज बदल गई। जेन और जॉन एक दूसरे को चूमते हैं, अनजाने में इस चक्र को दोबारा दोहराते हुए। बारटेंडर ही वह व्यक्ति था जिसने बच्चे का अपहरण किया, उसे 1945 में ले जाकर अनाथालय में छोड़ दिया और इस लूप को बनाए रखा। इसके बाद वह 1963 में वापस यात्रा करता है, जिस दिन रहस्यमय व्यक्ति ने जेन को छोड़ा था। जॉन भी उसी रास्ते पर चलता है, बारटेंडर को देखता है और जेन से कहता है कि वह अभी वापस आएगा, अनजाने में अपनी नियति की ओर कदम बढ़ाते हुए। जॉन यह दावा करता है कि वह जेन को नहीं छोड़ेगा, लेकिन बारटेंडर उसे समझाता है कि वह पहले ही जानता है कि वह कौन है और जेन कौन है। अब उसे यह समझने की जरूरत है कि बारटेंडर कौन है। वह जॉन को आश्वस्त करता है कि जिस राह पर वह चल रहा है वही उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। वे ब्यूरो में यात्रा करते हैं, जहां रॉबर्टसन बारटेंडर को सूचित करता है कि जब वह अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाएगा तो उसकी टाइम मशीन स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगी, जिससे उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अब उसे न्यूयॉर्क में आसन्न विस्फोट की तारीख के पास सेवानिवृत्त होना है। 1975 में यात्रा करने के बाद वह अपनी टाइम मशीन को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन एक त्रुटि संदेश प्रकट होता है जो विफलता का संकेत देता है। वह अपनी फाइल की जांच करता है और रॉबर्टसन से एक संदेश पाता है जिसमें उसे टाइमर खरीद के स्रोत का पता लगाकर फिजल बॉम्बर को ट्रैक करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच जॉन आधिकारिक रूप से ब्यूरो का एजेंट बन जाता है और अपनी नई भूमिका में कदम रखता है। दूसरी ओर बारटेंडर फिजल बॉम्बर को खोजने को लेकर जुनूनी हो जाता है और इस शिकार को छोड़ने में असमर्थ रहता है। वह बॉम्बर का पीछा करते हुए एक लॉन्ड्रोमैट तक पहुंचता है, जहां उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। फिजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि उसका ही वृद्ध रूप है। बॉम्बर दावा करता है कि उसके कार्य भले ही चरम सीमा तक हों, अंततः अधिक लोगों की जान बचाते हैं जितनी वे लेते हैं। वह वैकल्पिक भविष्य से समाचार पत्रों की कतरने दिखाता है जो यह साबित करती हैं कि उसने कई भयावह घटनाओं को रोका था। उसने एक टैंकर विस्फोट को टालकर 350 लोगों की जान बचाई। 1991 में उसने एक बमबारी को रोका जिससे 1861 लोग बच गए। 1968 में उसने एक इमारत को नष्ट कर दिया जहां आतंकवादियों ने 3007 लोगों की हत्या की योजना बनाई थी। बारटेंडर तर्क देता है कि बॉम्बर का अगला हमला 10,000 लोगों की जान लेगा, लेकिन बॉम्बर जोर देकर कहता है कि जब धूल छौंटेगी तो उसे सच्चाई समझ में आ जाएगी। बारटेंडर दृढ़ता से कहता है कि वह कभी भी फिजल बॉम्बर नहीं बनेगा। इसके जवाब में बॉम्बर एक भयावह प्रश्न करता है, क्या उसने अपनी टाइम मशीन
मशीन की निष्क्रियता की विफलता की सूचना ब्यूरो को दी थी। वह संकेत देता है कि रॉबर्टसन पहले से सब कुछ जानता था और उसने जानबूझकर टाइम मशीन को सक्रिय छोड़ दिया जिससे यह चक्र जारी रह सके। बॉम्बर यह खुलासा करता है कि रॉबर्टसन ने हर चीज की योजना बनाई थी, गोटी बिछा दी थी और वे केवल उन गोटियों को गिरते हुए देख रहे थे। वह बारटेंडर को चेतावनी देता है कि यदि उसने ट्रिगर दबाया तो वह अनिवार्य रूप से फिजल बॉम्बर बन जाएगा। यही तरीका है और हमेशा से यही होता आया है। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका, बॉम्बर जोर देता है, उसे जीवित छोड़ना है। बारटेंडर को अपने ही शब्द याद आते हैं जो उसने जॉन से कहे थे, अगर मैं तुम्हारे सामने उस व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है तो क्या तुम उसे मार दोगे? वह अपनी बंदूक उठाता है और फिजल बॉम्बर को गोली मार देता है, उसका जीवन समाप्त कर देता है। जैसे ही शरीर जमीन पर गिरता है, बारटेंडर अकेला खड़ा रह जाता है, अपनी अब भी चालू और निष्क्रिय न हुई टाइम मशीन को घूरते हुए। उसके भाग्य का बोझ अब उस पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह अंततः वही बनने के लिए अभिशप्त है जिसे रोकने की उसने शपथ ली थी। चक्र अब भी अटूट बना हुआ है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।